अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, और स्केलर्स को देखेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं। इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ओके, कुछ क्वांटिटीज़ मेरे पास ऐसी होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मुझे उनकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और उनकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछता है कि आपका मास कितना है, तो आप सिंपल क्या बताएंगे, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो आप क्या बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड के क्या अंदर आ जाता है, यूनिट आ जाता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपसे कोई मैथ्स पूछता है तो आप क्या कहते हो कि 50 किलोग्राम मैथ्स है। जब आप ये बात कहोगे तो उसकी बात समझ में आ जाएगी कि आपने क्या कहा है, आपका मैथ्स 50 किलोग्राम है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको अपना मैथ्स बताने के लिए। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बताई है, मैग्नीट्यूड बताई है। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक 50, ये क्या है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और दूसरे मेरे पास किलोग्राम है। किलोग्राम क्या है, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अगर यूनिट ना लिखें तो मेरे पास ये इनकम्प्लीट जो सा मैंने उसको अपनी वैल्यू बताई है, सिर्फ वैल्यू से बात समझ में नहीं आती। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और आपको चीनी चाहिए तो आप कहें कि दी मुझे 2 चीनी दे दें, तो क्या इससे कोई बात समझ में आती है, नहीं आती। 2 चीनी का क्या मतलब है, अब 2 दाने चीनी के दे वो आपको, नहीं। अगर आप उसे कहेंगे कि 2 किलो चीनी दे दें, 2 किलोग्राम चीनी दे दें, तो आपने अपनी बात को पूरी तरह उस तक कन्वे कर दिया। यानी कि आपको किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो ये मैग्नीट्यूड ही है। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या है, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने ये बात बताई तो उसकी शॉपकीपर की बात में पूरी तरह बात समझ में आ गई, वो आपको क्या करेगा, 2 किलोग्राम शुगर दे देगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्केलर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्केलर्स those physical quantities या the physical quantities, ऐसी physical quantities which require only magnitude for their complete description are called scalars। ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड में मेरे पास क्या दो चीज़ें आती हैं, वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और क्या आता है, यूनिट आता है। तो वैल्यू एंड यूनिट, ये दो चीज़ें मैग्नीट्यूड के अंदर आती है। जैसे अभी मैंने आपको मैथ्स की एग्जांपल दी, इसी तरह जो आप अगर टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हैं कि बाहर टेम्परेचर क्या है, आपने किसी पार्टी में जाना है तैयार होके, तो आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो वो आपको क्या कहेगा, जी बाहर टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। आप ये तो नहीं पूछोगे कि किस डायरेक्शन में 25 सेल्सियस है, नो। ये बात आपके लिए इनफ है कि आपने क्या ड्रेसअप होना है कि बाहर टेम्परेचर क्या है, 25 सेल्सियस है। तो 25 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, सेल्सियस क्या है, यूनिट। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से बात आपकी समझ में आ गई है। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। इसी तरह आप किसी से टाइम पूछते हैं, टाइम क्या हुआ है, तो वो क्या कहेगा, 5 बजे। ये तो नहीं कहेगा किस डायरेक्शन में 5 बजे, इस डायरेक्शन में 5 बजे, नो। 5 o'clock तो मीन्स 5 o'clock। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से समझ में आ जाए, कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये क्या है मेरे पास, स्केलर्स है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनको हमने अभी डिस्कस किया। मैथ्स की एग्जांपल भी ली, टाइम की भी ली, टेम्परेचर की ली हुई, इसके अलावा और भी होती हैं, तो मैं एक्सेट्रा लिख देती हूँ, राइट। तो फिर मेरे पास अगर ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। अब मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि इस बोर्ड के ऊपर मैंने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन फोर्स,
तो ये बोर्ड किधर जाएगा? तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मैंने इस बोर्ड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बताएगी कि इस बोर्ड ने किधर को मूव करना है। मैं कहूँ कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो आप कहेंगे कि ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो बोर्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड आगे की तरफ मूव करेगा। अगर मैंने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगाई है तो बोर्ड पीछे की तरफ मूव करेगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन मेरे से क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से बात समझ में नहीं आई। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बल्कि साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, या वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which require, जिन्हें ज़रूरत हो both magnitude and direction, both magnitude and direction for their complete description. आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो और डायरेक्शन भी चाहिए हो, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि फोर्स मेरे पास एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर सपोज आपने कहीं बाहर जाना है, एरोप्लेन में जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है, तो आपको विंड वेलोसिटी फाइंड करनी है कि बाहर अगर हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो विंड वेलोसिटी क्या है? तो अगर आप कहेंगे जी बाहर विंड वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से बात समझ नहीं आएगी। आपको डायरेक्शन पूछना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है। उसी लिहाज से आप फिर अपना चेक कर सकेंगे कि आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे अपनी बात को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? फिर वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो फिर मेरे पास फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। इसी तरह मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और भी कई डेफिनेशन और भी कई एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से कंप्लीट डिस्क्राइब करना पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर से तो हम, आप पीछे वाकिफ हो, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, उनको हम कैसे लिखते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं। तो जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह की है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सिंबल्स जब हम लिखते हैं वेक्टर्स के तो हम किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक वेक्टर का साइन लगाना पड़ता है, एक एरो, एक लाइन विद एन एरो हेड हमें उस क्वांटिटी के ऊपर लगाना पड़ता है, जो कि हमें बताता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये जो मैंने ऊपर एक लाइन के साथ एक एरो लगाया है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि फोर्स मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं इस तरह लिखते हैं। इसी तरह जब वेलोसिटी को लिखूंगी तो इसके ऊपर भी मुझे एक लाइन और साथ एरो लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैंने चीज़ लिखी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये मेरे पास क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम इसको बोल्ड फेस लेटर, अक्सर आप बुक्स में देखेंगे उन्होंने इस तरह से वेक्टर साइन नहीं लगाया होता बल्कि बोल्ड करके लिखा होता है। जैसे फोर्स को मोस्टली बुक्स ने इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से। लेकिन हम जब हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो इस तरह से टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो हम ऊपर क्या लगाते हैं? फिर लाइन के साथ एक एरो हेड लगाते हैं जो कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ये भी बोल्ड फेस लेटर भी मेरे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये मोस्टली बुक्स में लिखा होता है। इसके अलावा फोर्स के नीचे भी छोटा सा वेक्टर लगाया होता है। वैसे ये यूज़ नहीं होती, हमारे जो मोस्टली यूज़ होती है फिजिक्स में वो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अलावा लाइन भी लगाई होती है एक, ये भी किसको शो करता है? वेक्टर को शो करता है। ये मोस्टली मैथ्स वगैरह में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है, मतलब मुझे फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं करनी, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो फिर हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं?
मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल मुझे वेक्टर लगा के साइड पे 2 बार्स लगानी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, मैं फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इसी तरह जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर हम सिंपल एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर की बात तो कर नहीं रहे, हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो फिर हम सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने के लिए एरो हेड के बगैर लिख सकते हैं, या एरो हेड लगा के साइड पे 2 बार्स लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। ओके, अब हमें वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं वेक्टर्स को? हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ विद एन एरो हेड। ये एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, तो ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। और जो इस वेक्टर की लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो मैंने वेक्टर लिखा है उसकी मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन या सपोज 25 न्यूटन इंटू आई कैप। ठीक है, वैसे भी आप आई कैप से नहीं वाकिफ, लेकिन चलें अभी हम यहाँ लिख लेते हैं F इज इक्वल टू 25 न्यूटन। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि शो करता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, या मैं लिख लेती हूँ F इज इक्वल टू 25 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस क्या है? डायरेक्शन, और 25 न्यूटन क्या है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सबसे पहले एक लाइन लगानी होगी 25 न्यूटन की। अब न्यूटन तो मेरे पास कोई स्केल नहीं है, हमें तो स्केल का पता है सेंटीमीटर स्केल का या मीटर स्केल का, तो हम एक सूटेबल स्केल बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 5 न्यूटन मेरे पास इक्वल है 1 मीटर के। अगर 5 न्यूटन 1 मीटर के इक्वल है तो फिर 25 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 5 मीटर के इक्वल होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 न्यूटन किसके इक्वल है? 5 मीटर के। तो फिर मुझे कितनी लाइन लगानी पड़ेगी? मुझे 5 मीटर की एक लाइन लगानी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये 5 मीटर की मैंने एक लाइन लगा ली है। तो अब मुझे इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए 25 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एरो हेड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या चले मैं कह लेती हूँ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक एरो हेड। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एरो हेड लगाया है, ये वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। और ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है इस वेक्टर की, ये वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब है 5 मीटर का मतलब है कि 25 न्यूटन की ये मैंने क्या लगाई है? लाइन लगाई है। और ये जो डायरेक्शन है ये हमें किससे पता लग रही है? एरो हेड से पता लग रही है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को।